हेलो दोस्तों, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक भी अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी इंटरनेट पर बोल रहे हैं कि इन लार्ज कैप स्टॉक में आपको निवेश कर देना चाहिए क्योंकि ये अभी ह्यूज डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। लोग बता रहे हैं कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, तो हम फंडामेंटली और टेक्निकली जाकर देखेंगे कि क्या आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का स्टॉक अभी 926 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1987 से कार्यरत है और 550 सिटीज में इसने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया हुआ है और तकरीबन 16 लाख कस्टमर्स का इसके पास बेस है। तो ये एक अच्छी बात है। इस कंपनी की अगर मार्केट साइज, मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कैपिटल इसका 55,523 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड जैसी सर्विस कंपनी खड़ी करनी हो आज के तारीख में 2025 में, तो आपको 55,523 करोड़ रुपीस लगाने पड़ेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस 926 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 1064 रुपीस का लगाया हुआ है और इसने लो 298 का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 16.4 है, यानी कि इसके 1 रुपये के सामने लोग 16 रुपये देने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 185 रुपीस है और ये एक अच्छी बात है कि ये अपने इन्वेस्टरों को 0.38% का डिविडेंड यील्ड देता है जब मर्जी करे तब। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 20.7% है और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 32.6 है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीस है। अब हम इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। पिछले 5 साल का CAGR देखें तो वो 52.7% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। 3 साल में इसका ROE 25.3% का है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 साल में बढ़ी है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के स्टॉक की। अब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन, नौमा वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, IIFL कैपिटल, शेयर इंडिया सेक्टर जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। क्वार्टर रिजल्ट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जून 2024 में इसने 2312 करोड़ रुपीस की सेल्स की हुई है, जो सितंबर के क्वार्टर में बढ़कर 2838 करोड़ रुपीस हो गई है। एक्सपेंसेस भी जून 2024 के क्वार्टर में 920 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो बढ़कर सितंबर 2024 के क्वार्टर में 1022 करोड़ रुपीस के आसपास हो गई थे। तो नेट प्रॉफिट हम देखें तो पिछले क्वार्टर यानी कि जून के क्वार्टर में इसने 884 का नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है और इस क्वार्टर में सितंबर के क्वार्टर में इसने प्रॉफिट 1122 करोड़ रुपीस का दिखाया हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में इसने लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 31%, 5 साल में 24%, 3 साल में 25% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें इस कंपनी की तो इसने 10 साल में 42%, 5 साल में 53%, 3 साल में 22% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 31%, 5 साल में 38%, 3 साल में 59% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर इसने 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 25%, 5 साल में 24% और 10 साल में 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसके ऊपर टोटल लायबिलिटी अराउंड 37,053 करोड़ रुपीस की है। कैश फ्लो की बात करें, अब कुछ रेशियोज की बात करें तो इसका डेब्टर डेज 2013 में 337 डेज था, जो 2024 में घटकर 99 आ गया है। अब डेब्टर डेज किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी क्रेडिट पर कुछ उधारी में सामान अपने होलसेलर्स को देती है और वो सामान के जो कलेक्शन की मनी है वो कितने दिनों के अंदर वो कलेक्ट करके लाती है उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेब्टर डेज कहा जाता है उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो मार्च 2013 में 337 डेज का डेब्टर डे था, जो मार्च 2022 में घटकर 85 डेज पर आ गया था, जो फिर बढ़कर थोड़ा बढ़ा 2023 में और 2024 में ये थोड़ा डेब्टर डेज बढ़ा है। तो कंपनी अपने डेब्टर डेज को घटाने के लिए काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है।
शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास खुद के कंपनी के 68.86% शेयर पड़े हुए हैं, यानी कि प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। FIS के पास 6.34% शेयर, DIS के पास 6.41% शेयर और पब्लिकली इसके 18.39% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आपका फंडामेंटली इस म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया है। मैं यहां पर एनालिसिस करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज करने वाला हूं। आप यहां पर देख ही सकते हो कि जब जब इस स्टॉक ने 9 EMA या 15 EMA के ऊपर आया है तो वहां पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और ऊपर ये बुलिश की तरफ भागा है। जैसे कि 23 अक्टूबर 2023 को ये 9 और 15 EMA के ऊपर आया था, वहां से इसने अच्छी खासी रैली दिखाई और ये स्टॉक अराउंड 475 तक गया, फिर नीचे आया यहाँ तक तो इसने 915 EMA का सपोर्ट लिया। 359 से ये स्टॉक उठकर सीधा 651 तक गया। उसके बाद यहाँ पर ये फिर यहाँ पर आया 486 रुपये पर सपोर्ट लेकर ये सीधा उठा यहाँ तक 781 तक। तो अभी आप देखें तो यही पैटर्न अगर ये स्टॉक फॉलो करता है तो अभी ये 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे आने की संभावना है तो अगर ये 847 तक आ सकता है और अगर ये उठा तो ये यहाँ तक 1058 तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में चल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में तो क्या सिचुएशन चल रही है आपको अंदाजा आ जाएगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में ये स्टॉक नीचे की तरफ कूच कर रहा है, तो ये यहाँ तक गिर सकता है अराउंड 853 तक। फिर अगर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो एक अच्छी खासी बुलिश रैली ये बना सकता है, पर ये मेरा मानना है। अगर आपको स्टॉक में निवेश करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना इसमें निवेश मत कीजिएगा। अगर मैं इसमें अभी निवेश करने के बारे में सोचता तो मैं अभी वेट करता, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में ये नीचे आ रहा है। अगर ये स्टॉक अराउंड मुझे 880 रुपीज़ के आसपास भी मिल जाता तो मैं इसमें एंट्री के लिए एंट्री करने के लिए सोचता, पर फिलहाल ये स्टॉक मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें अगर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचता तो मैं इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचता तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बचाता। जैसे मैं स्टॉप लॉस अराउंड 982 का लगाता और फर्स्ट टारगेट मैं मेरा यहाँ पर 882 का लगाता शॉर्ट में, यानी कि PE सेल करता। तो ये मेरी राय है पर्सनली। अगर आप किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या किसी भी इक्विटी मार्केट में अगर निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो हमेशा 10 साल का होराइजन बनाकर चलिए, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हमेशा कभी भी मार्केट अप हो डाउन हो अपनी SIPs को बंद मत कीजिएगा, वो चालू कर रखिएगा, चाहे वो SIP स्टॉक में हो या फिर चाहे वो SIP म्यूचुअल फंड में हो। आप लॉन्ग टर्म के होराइजन में देखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाकर दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी ये स्टॉक आप देख सकते हो बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है। अगर ये इसके नीचे आया यानी कि 879 से अगर ये नीचे क्रॉस किया तो ये अराउंड 700 तक जा सकता है, और अगर इसने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई और 1000 का लेवल क्रॉस किया तो ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी रैली भी दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।